नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितेश सिंह। ये मेरा 2021 यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका स्कोर कार्ड है। इसमें आप देख सकते हैं मेरा परसेंटाइल जो था वो 99.89% था और टोटल नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जो थे वो 86.87 थे। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद केवल यही है कि एक महीने करीब बचा हुआ है यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के एग्ज़ाम में, जो बहुत ज़्यादा अगर एक्सटेंड होगा उसका डेट एग्ज़ाम का तो एक हफ्ते होगा। तो अक्टूबर में आप फाइनली मान के चलिए कि आपका पीटी 2022 होने वाला है। तो मैं इस वीडियो में अपनी स्ट्रेटजी शेयर करूंगा आपसे कि मैंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी जब मैं इस एग्ज़ाम को देने गया था और किस वजह से शॉर्ट स्ट्रेटजीज हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। किन स्ट्रेटजीज़ को मैंने अपना के ये इतने अच्छे मार्क्स लाए थे। इस बार आपको पता है फॉर्म पिछले साल की अपेक्षा 2 गुने पड़े हुए हैं, तो इस बार और कठिन होगा क्योंकि कंपटीशन हाई है। बहुत से लोग पिछले साल भूल गए थे या अवेयरनेस की कमी थी, इस वजह से अप्लाई नहीं कर पाए थे। उन लोगों ने भी इस बार अप्लाई किया है, तो कंपटीशन ज़्यादा होगा। इस कंपटीशन में आने वाली वैकेंसीज़ के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे कि नहीं पीटी के थ्रू, तो वो चीज़ें मैं इसमें शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको उसका सिलेबस दिखाता हूँ और फिर मैं बताऊँगा कि उसके टॉपिक्स को कहाँ कहाँ से तैयार करें और ये शॉर्ट पीरियड में ही। तो देखिए, ये है यूपी ट्रिपल एस सी पी टी 2022 का रिवाइज्ड सिलेबस। और जैसा कि आपको पता है 100 नंबर के पेपर होते हैं और 2 घंटे का पेपर होता है। इस सिलेबस की सबसे अच्छी बात यह है, यूपी ट्रिपल एस सी का ये अकेला सिलेबस है जिसमें सारे टॉपिक्स को इंक्लूड किया हुआ है, स्पेसिफाइड किया हुआ है, और बताया हुआ है कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। वैसे आप किसी भी सिलेबस उठा के देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा कभी इतना डिटेल सिलेबस नहीं देता। तो सबसे पहले हम इंडियन हिस्ट्री देख लेते हैं। ये जीएस का पार्ट है। जीएस का पार्ट बहुत लंबा होता है और इसमें इंडियन हिस्ट्री के टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें टॉपिक्स भी दे रखे हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, या नीचे राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल काल। काफ़ी लंबा जीएस का सिलेबस बहुत वास्ट होता है, आपको पता है। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो किसी एक बुक से या 2-4 बुक से ये तैयार नहीं किया जा सकता, किसी एक सोर्स से तैयार नहीं किया जाता। चूँकि आपके पास, अगर आपने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है या बहुत कम पढ़ा है, तो आपके पास एक ही अभी इस वक्त निवारण है इस चीज़ का कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर सकते हैं, वो है लूसेंट। आप अगर कुछ नहीं पढ़े हैं तो केवल आप लूसेंट पढ़ के जाइए। मेरी एडवाइस यही रहेगी जीएस तैयार करने के लिए भी। देखिए, इसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में भी लिखा हुआ है, जो कि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। टॉपिक्स कम है, नंबर तो उतना ही है, लेकिन ये चूँकि टॉपिक्स कम है तो ये जो हम परसेंटेज निकालेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट का और बाकी हिस्ट्री का, वो उसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट का परसेंटेज ज़्यादा होता है, तो आपको ज़्यादा ध्यान इस टॉपिक पे देना है। इसके लिए भी लूसेंट बेस्ट रहेगा अभी के हिसाब से, अगर रिवाइज भी आपको करना है तो। क्योंकि बड़ी बड़ी बुक जैसे स्पेक्ट्रम वगैरह अगर आप पढ़ने गए या ऐसी चंद्रा की एनसीईआरटी वगैरह पढ़ने गए, तो अभी उतना टाइम बचा है नहीं। और अगर आपने पढ़ रखा होगा तो भी आप रिवाइज उसको नहीं कर पाएंगे, तो आप केवल लूसेंट से रिवाइज करिए उसको। ज्योग्राफी है, इसमें स्टैटिक पोर्शन को ज़्यादा पूछता है, जैसे पहाड़ कहाँ पे हैं, नदियाँ कौन सी कहाँ पे बहती हैं, उन किस टेरिटरी से जाती हैं, मरुस्थल कहाँ पे हैं। हाँ, जो खनिज हैं हमारे देश में कौन कौन से पाए जाते हैं, जो इंडस्ट्रियल रीजन है विश्व के बड़े बड़े, वो कहाँ पे हैं, वेजिटेशन कौन सा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, नेशनल पार्क कहाँ है, ये सब चीज़ें। और कुछ करंट की भी चीज़ें इसमें ज्योग्राफी में पूछी जाती हैं। इसका भी जो मार्क्स है, वेटेज है, वो 5 नंबर का है। फिर उसके बाद इंडियन इकोनॉमी आएगी। इंडियन इकोनॉमी से कुछ खास सवाल पूछे जाते नहीं हैं, और तो अगर आप इस चैप्टर को, अगर इस टॉपिक को स्किप भी कर देते हैं तो कोई कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। नॉर्मली आप भारतीय अर्थव्यवस्था देख लीजिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में हमें जो 1947 के बाद पढ़ना होता है वो योजनाएं ही पढ़नी होती हैं, तो योजनाओं में भी आप बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाइएगा। ये पीसीएस लेवल का और यूपीएससी लेवल का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। इसमें ये पूछेगा कि पहली योजना जो आई थी उसका जो मोटो था वो क्या था, दूसरी योजना जो आई थी उसको किसके नाम से जाना जाता है, जैसे पीसी महालनोबिस हैं। फिर 1992 में जब हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म आया था, उस समय कौन सी योजना चल रही थी, 12वीं योजना का टाइम पीरियड कैसा था। ये छोटे छोटे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स में। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये मुझे लगता है कि ऐसा टॉपिक होता है जो सबसे ज़्यादा ईजी होता है और हम डे टू डे लाइफ में इसके बारे में सुनते पढ़ते रहते हैं, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। ये भी 5 नंबर के आते हैं। जनरल साइंस देखिए, एक वास्ट सिलेबस है, बहुत बड़ा है। अगर आप केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी पढ़ने जाएंगे तो उसकी अलग अलग बुक्स आती हैं, लेकिन इसको भी मैं एडवाइस करूँगा कि अभी आप इनिशियल फेज़ में है या तैयारी आपकी कंप्लीट नहीं हुई है पीटी को लेके, तो आप केवल लूसेंट पे कंसंट्रेट करिए। 5 नंबर के इससे भी क्वेश्चंस आएंगे। फिर आते हैं हम मैथ्स पे। देखिए, मैथ्स में भी जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी कम हैं, बहुत ज़्यादा है नहीं, जिसमें
देखिए मैथ्स के क्वेश्चन पिछली बार ऐसा आया था ना कि जो मैथ्स का सिलेबस था उसमें जितने भी क्वेश्चन थे उसमें दो क्वेश्चन तो मुझे लगे कि मुझे एक्चुअली लगा ही नहीं कि कोई मैथ का क्वेश्चन प्रिसाइजली मैथ का क्वेश्चन है, दो चार क्वेश्चन को छोड़ के मुझे लगा कि सब मिक्स्ड है, कुछ रीजनिंग के भी थे उसमें। और ज़्यादा वेटेज जो लेके रखा था ना वो ग्राफ लेके रखा था। ग्राफ में बार बार ग्राफ था, पाई चार्ट था, वो आगे मैं बताऊंगा, उसका वेटेज ज़्यादा होता है। तो मैथ बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बेसिक बेसिक टॉपिक जो आपको पता है, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उन पे अगर थोड़ी थोड़ी भी पकड़ है ना तो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जैसे फ्रैक्शन हो गया, दशमलव हो गया, प्रतिशत हो गया, परसेंटेज वगैरह, प्रॉफिट लॉस हो गया, वर्गमूल, घातक, औसत, एवरेज वगैरह हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, ये सब आते हैं और ये केवल उसका केवल 5 नंबर का वेटेज होता है। फिर हिंदी, हिंदी के लिए मैं रिकमेंड करूँगा, हिंदी में देखिए इसमें तो दिया हुआ है ऐसे टॉपिक्स, लेकिन मैंने पिछले साल के जो पिछले साल का पेपर दिया था उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स भी थे जो इस सिलेबस के बाहर से भी आ गए थे। तो हिंदी के लिए मैं रिकमेंड करूँगा एक कोई हिंदी की बुक ले लीजिए, मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सी बुक अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा मोटी मत लीजिएगा, ऐसी बुक लीजिएगा जिसको आप 12 से 15 दिन में पढ़ सकें। और दूसरा कोई एक यूट्यूब चैनल देख लीजिएगा, बहुत से यूट्यूब चैनल हैं जो रोज़ प्रैक्टिस कराते हैं, तो अगर आप 10 से 15 दिन उस पर एक एक घंटे आधे आधे घंटे का प्रैक्टिस कर लेंगे हिंदी के लिए तो वो इनफ है। उससे ज़्यादा आपको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, इसका वेटेज 5 नंबर का ही है। इंग्लिश और जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, इसमें कुछ गद्यांश पद्यांश वगैरह आते हैं जिसको ट्रांसलेट करना होता है हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, ये सभी कर लेते हैं, ईजी होता है। लॉजिकल रीजनिंग के लिए आप क्या करें, लॉजिकल रीजनिंग के लिए कोई भी एक रीजनिंग की किताब पकड़ लीजिए, आपके पास घर पे पड़ी होगी, या अगर वो नहीं है आपके पास तो आप एक ऑनलाइन कुछ ऐप आते हैं, जैसे टेक्स्ट बुक का ऐप आता है, ग्रेडअप का ऐप आता है, उससे रीजनिंग सॉल्व करिए। रोज़ 8-10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, जितना आप सॉल्व कर सकते हैं, 15-20 क्वेश्चन अगर आप रोज़ सॉल्व करते हैं 1 महीने तक, तो मुझे लगता है कि वो इनफ है रीजनिंग के लिए, उससे ज़्यादा तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर एक बहुत बड़ा और वास्ट सिलेबस है और इसका वेटेज भी इसमें ज़्यादा है, तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ये 10 नंबर के पूछे जाते हैं और कम से कम 10 सवाल तो होंगे, 8 से 10 सवाल। तो करंट अफेयर तैयार करने के लिए अब एक सवाल इसमें आता है कि आप कब कितने पीरियड तक का करंट अफेयर तैयार करें। तो मेरे ख्याल से आप कम से कम 6 महीने का करंट अफेयर, पिछला 6 महीना जो आप जिस जिस डेट को एग्ज़ाम है उससे पीछे के 6 महीने का करंट अफेयर आपको तैयार होना ही चाहिए। अगर उतना कर लिए हैं आप तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 9 महीने तक का करिए। 9 महीने तक के अंदर का करंट अफेयर पूछता है। जो 70 to 75% करंट अफेयर पूछते हैं वो पिछले 6 महीने के पूछते हैं, और 90% करंट अफेयर पिछले 9 महीने के पूछते हैं। उसके पहले का तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जब निकालेंगे तो वो उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। तो 9 महीने का आप करंट अफेयर अगर तैयार कर रहे हैं तो बेस्ट है, नहीं कर पा रहे हैं तो 6 महीने का केवल करके जाइए, और करना इसको ज़रूरी है क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। फिर एक ये जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, ये काफ़ी, इसको हम प्योर स्टैटिक के बोलते हैं, ये काफ़ी वाइड इसका क्षेत्र है। और इसमें जैसे हमारे पर्यटन स्थल कौन है, जैसे हमारे इंडिया में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, खेल में क्या क्या अलग अलग स्पेसिफाइड जो नाम होते हैं उनके, अनुसंधान संगठन कहाँ पे हैं, जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, कौन सी किताब किसने लिखी है। गेम्स में जैसे अगर हम बात करें तो पदक जो दिया था, राजीव गांधी खेल पुरस्कार, द्रोणाचार्य अवार्ड, ये सब किसको दिए गए, ये सब उसमें कुछ करंट के पार्ट भी आ जाते हैं। हमारी जो संसद वगैरह है उसमें सीटें कितनी हैं, कौन कहाँ से, जो प्रमुख प्रमुख सिटीज़ हैं वहाँ से निर्वाचित कौन होके गया है। फिर उसके बाद देश, हमारे देश की राजधानियाँ, देश में जो स्टेट्स हैं उनकी राजधानियाँ, उनका जो बॉर्डर है वो किन किन और राज्यों से टच करता है। फिर उसके बाद कंट्री जो है अलग अलग देश में, अलग अलग कॉन्टिनेंट में, उनका कैपिटल, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। तो ये प्योर स्टैटिक है और इसको भी आपको तैयार करके जाना ही है, इसको छोड़ना नहीं है। ये 10 नंबर के आते हैं और ये आपको लूसेंट से पूरा मिल जाएगा। अगर आप लूसेंट पढ़ेंगे तो ये टॉपिक आपका केवल वही किताब एक अकेले कवर करा देगी। फिर उसके बाद ये आता है जो मैं बता रहा था, हिंदी। हिंदी का देखिए एक वो पार्ट था जिसमें आपको उसका ग्रामर पढ़ना था। एक हिंदी का ये पार्ट है जिसमें ये केवल 10 नंबर का आता है। इसमें अपठित गद्यांश वगैरह आते हैं, उसमें गद्यांश दिया होता है, इजी टॉपिक होता है, इसके लिए आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये आप अगर 2 4 5 10 भी पहले का पढ़े होंगे गद्यांश पद्यांश तो आपको पता होगा कि कैसे पूछा जाता है। जैसे कोई एक वर्ड, गद्यांश में से कोई एक वर्ड दे देगा और पूछेगा कि इसकी मीनिंग बताइए, तो आपको उसकी मीनिंग बतानी होगी। पूछेगा गद्यांश का जो वो है, टाइटल है, वो टाइटल क्या होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ईजी होता है। फिर ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, और ये जो 15वां टॉपिक है वो तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। ये दो दो तालिकाएं आती हैं और दो ग्राफ आते हैं। ये 20 नंबर का होता है, इसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको आप तैयार करने के लिए
मैथ्स की बुक से आप अगर देखेंगे, या फिर आप अगर मैथ की बुक नहीं भी लेना चाहते, तो एक आप जाके मार्केट से 15-20 रुपए की ग्राफ की कोई किताब ले लीजिए। उसमें आपको अलग अलग तरीके के ग्राफ के बारे में समझाया होगा, और उसमें क्वेश्चंस भी दिए होंगे। तो आप अगर उसको सॉल्व कर लेते हैं, कम से कम 40-50 सवाल सॉल्व कर लेते हैं, 40-50 ग्राफ सॉल्व कर लेते हैं रोज़, अगर एक एक दो दो भी करते हैं, तो 30 दिन में मुझे लगता है 60 सवाल सॉल्व कर लेंगे आप। तो अगर उतना कर लेते हैं तो उतना काफ़ी है आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो ये था पूरा सिलेबस, और मैंने सोर्सेज के बारे में भी बताया। 1 महीने का टाइम है, 1 महीने में अगर आप इतना कर लेते हैं, तो जितना मार्क्स आपके आ रहे थे इस स्ट्रेटजी को बिना अपनाए, उससे ज़्यादा ही मार्क्स आप अर्न करेंगे। और ये बात मैं आपसे एक कहना चाहूँगा कि पिछले साल के पीटी की तरह जिन लोगों ने भी दिया होगा, वो ऐसा ना समझे कि पिछले साल जितना जितना उनका परसेंटाइल आ गया, इस साल भी वैसा ही आएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं बता रहा हूँ, इस बार जस्ट डबल लोगों ने अप्लाई किया है, तो इस बार परसेंटाइल भी बहुत घट जाएगा। और अगर नहीं भी घटा आपका परसेंटाइल, तो भी जो आने वाली पीटी के थ्रू आने वाली वैकेंसीज हैं, उसमें आने के चांस, उसमें आपके सिलेक्शन के चांसेस या अप्लाई करने के चांसेस हाफ हो जाएंगे पिछली बार के कंपैरिजन में। तो इस बार कंपटीशन टाइट होगा। 1 महीने बचे हुए हैं, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और अच्छे मार्क्स लेके आइए। मैं भी कोशिश करूँगा कि मेरे पिछली बार से ज़्यादा है। तब तक के लिए थैंक यू। आप देख रहे थे मेरा चैनल, मेरा नाम है नितेश सिंह। आई एम साइनिंग ऑफ।